नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम परियोजना से रिलेटेड बात करेंगे और साथ ही आप लोगों को बता दें कि ईवीएस की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन के साथ आप फिर हमारी इस कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे बहुत जैव विविधता को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों क्या है कि जो पिछले टर्म पर हम लोगों ने बायोस्फीयर को समझा था, हॉटस्पॉट को समझा था, और साथ ही हम लोगों ने क्या समझी थी, कुछ परियोजनाओं को, जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट और एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात की थी। तो आज के बहुत ही आपकी पर्यावरण क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ हांगुल मृग परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो ये 1970 में परियोजना भारत में आई थी। कौन सी परियोजना? हांगुल मृग परियोजना। इस परियोजना को कि कहाँ से लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये उद्यान हमारा जो स्थित है ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर कौन सी परियोजना? हांगुल मृग परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1970 में। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपने सुना होगा थामिन मृग। ये जो थामिन मृग है ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये लोकटक झील के पास पाया जाता है। लोकटक झील, याद रखना। थामिन मृग किस झील में पाया जाता है, तो आप याद रखिए लोकटक झील। और ये झील कहाँ स्थित है? आपसे कई बार एग्जाम पूछता है। ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील? लोकटक झील। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको याद रखना है। नेशनल पार्क कौन सा है? अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये हमारा कौन सा है? आपको याद रखना है केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान है? तो आपको याद रखना है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, तो ये आपका केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। और यहाँ पर एक हिरन की प्रजाति है इसी उसमें, इसे क्या बोलते हैं, तो ये याद रखना, ये संगाई हिरन। कौन सा हिरन? शंघाई हिरन। आपको याद रखना है ये जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इस पे हिरन की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? संगाई हिरन की प्रजाति पाई जाती है, ये याद रखना है। या इसी को हम क्या एक और नाम से जानते हैं? थामिन मृग। क्या बोलते हैं? थामिन मृग भी कहा जाता है इसी को। और ये कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। हांगुल मृग परियोजना कब आई, तो 1970 में। और ये किस किस जगह पर सर्वप्रथम लागू हुई, तो डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न आपका क्या है? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कब आया? क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें, ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये जो परियोजना थी क्रोकोडाइल को लेकर, मगरमच्छ को लेकर, ये कब आई थी? तो ये 1975 में आई थी, याद रखना। ये कब आई थी? तो 1975 में आई थी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए, चंबल नदी आपने सुनी होगी, चंबल घाटी सुनी होगी। और चंबल घाटी में एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम चंबल नदी। ये क्रोकोडाइल या कह सकते हैं मगरमच्छ के लिए जाने वाली
नदी है। विश्व विश्व की एकमात्र मतलब जिसमें सर्वाधिक क्या है भारत में, मगरमच्छ हैं, वो चंबल घाटी, कौन सी नदी, चंबल नदी। तो चंबल नदी में बहुत सारे क्या है, मगरमच्छ या घड़ियाल हैं चंबल नदी में। तो चंबल का क्षेत्र बहुत सारा प्रसिद्ध है, आपको पता है। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट, चंबल घाटी में वायुपर्दन पाया जाता है। ठीक, सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझिए, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब भारत में शुरू हुआ था क्रोकोडाइल को लेकर, तो ये योजना हमारी शुरू हुई थी 1975 में शुरू हुई थी, तो आपको याद होगा। आपने एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम लोग समझते हैं तो एक समझिए, गिद्ध संरक्षण जो कार्यक्रम है, गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम है, ये कहाँ से शुरू किया गया, संरक्षण सॉरी, गिद्धों के लिए जो संरक्षण की परियोजना पहली बार शुरू की गई, गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था हरियाणा से। कहाँ से शुरू किया गया था, हरियाणा से। कहाँ से, आपको याद रखना है, पंचकुला, पंचकुला पिंजौर, हरियाणा। ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा आपको याद रखना है, खासकर यूपी टेट और आपकी सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, पंचकुला पिंजौर, और ये जगह कहाँ पड़ती है, तो आपको याद रखना है ये हमारा हरियाणा में, ये जगह कहाँ पड़ती है, तो हरियाणा में पड़ती है, आपको याद रखना है। और जहाँ पर गिद्ध संरक्षण के लिए सर्वप्रथम काम किया गया। आपको पता है गिद्धों की मौत का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें आपकी एक दवाई, मतलब जो डॉक्टर लोग दवाई प्रयोग करते हैं उसमें क्लोरोफेनेक नामक एक दवाई है, आपको याद रखना, क्लोरोफेनेक, क्लोरोफेनेक ये दवाई है, ये दर्द की दवाई होती है, और इस दवाई को जानवरों को लगाया जाता है। जानवरों को क्या खाते हैं, गिद्ध खाते हैं, तो ये दवाई गिद्धों को जब देगी तो उनकी किडनी खराब हो गई, मतलब जानवरों को जो दी गई, और जानवर मरे हुए जानवर किसने खाए, तो गिद्धों ने खाए। तो ज्यादातर जो गिद्ध आज विलुप्त श्रेणी में आ रहे हैं, कहने का मतलब संकटग्रस्त तो हैं ही, साथ ही धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे हमारी धरती से। तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की, तो आपको पता होगा। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखो, क्रोकोडाइल के लिए एक लखनऊ में कुकरैल, याद रखना ये जगह कई बार पूछी गई है। कुकरैल में मगर इसको संरक्षित या इसको बढ़ाने के लिए कुकरैल जो पड़ता है लखनऊ में जगह पड़ती है, जहां पर संरक्षित किया गया है किसको, आपको याद रखना है। किसके संरक्षण की बात हुई है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्रोकोडाइल को ब्रीडिंग कराने, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग के लिए इसको, मतलब क्रोकोडाइल ब्रीडिंग जो कराई जा रही है वो कहाँ पर, कुकरैल नामक स्थान पर, जो कि लखनऊ में पड़ता है। वहां पर ब्रीडिंग करा के नए बच्चों को जन्म देना और उनका संरक्षण करना। तो कुकरैल भी याद रखना, क्रोकोडाइल से जुड़ा हुआ शब्द है। कुकरैल एक जगह है लखनऊ में जहां पर क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग कराई जाती है और उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। ठीक, गिद्धों के लिए आप समझ गए हो। यहाँ पर अगली बात करते हैं, गिर लाइन प्रोजेक्ट। देखिए गिर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कब हुई, गिर लाइन प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, गिर लाइन परियोजना। अब ये शेरों से रिलेटेड परियोजना है, किससे रिलेटेड परियोजना है, ये शेरों से रिलेटेड परियोजना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इस परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो आपको याद रखना है 1972 से। अब देखो 1972 में जो ये आपका शुरू किया गया था, ग्रिड लाइन परियोजना शुरू की गई थी, ये सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई, या ग्रिड लाइन जो है ये जो शुरू किया गया था इस सर्वप्रथम गिर राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ से, गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ, ये गुजरात में पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये हमारा गुजरात में है। यहाँ से ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात, ये याद रखना। यहाँ से सर्वप्रथम किसको संरक्षित किया गया, तो शेरों को संरक्षित करने के लिए। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर किस प्रकार के शेर हैं, तो बब्बर शेर। बब्बर शेर की अगर बात करते हैं तो बब्बर शेर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कहाँ जगह पड़ती है, तो गुजरात में। तो बब्बर शेर आप जानते हो, गले में जिनके क्या होते हैं, बाल होते हैं बड़े बड़े, और वो हमारे कौन से शेर कहलाते हैं, बब्बर शेर। इसी जगह को एशियाटिक वनस्थली, एशियाटिक
वनस्थली भी कहा जाता है। एशियाटिक वनस्थली, शेरों के लिए एशियाटिक वनस्थली किसे कहा जाता है? तो याद रखिए ये हमारा गिर लाइन, जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारी एशिया के शेरों के लिए वनस्थली मानी जाती है, जो कि गुजरात में स्थित है। आपको याद रखना है। गिर लाइन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1972 में आया था। और ये शुरू किया गया था कहाँ से? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई थी। अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आपको समझना है यहाँ पे गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है गेंडा परियोजना की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1987 में। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेंडा परियोजना जिसे हम बोलते हैं, देखो गेंडा का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइनोसिरास, राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस, याद रखना है। राइनोसिरास यूनिकॉर्निस, ये किसका नाम है? तो आपको याद रखना है ये हमारे गेंडे का नाम है। और गेंडा परियोजना कब आई भारत में? 1987 में आई। और इस परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? तो आपको याद रखना है असम में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक सींग वाले गेंडे को संरक्षित किया गया। यहाँ पर एक सींग वाले, यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे को सुरक्षित किया गया है। आपको याद रखना है एक सींग वाले गेंडे को संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया है? तो याद रखना है किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? असम में संरक्षित किया गया। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, यहीं पर दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? ये भी असम में है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले मतलब ये गेंडों के लिए जाना जाता है। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नेशनल पार्क कहाँ है? याद रखना नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ पर है? तो पश्चिमी बंगाल में है, आपको याद रखना। इसमें भी किसको संरक्षित किया गया है? तो इसमें भी गेंडों को संरक्षण मिला है। किसको संरक्षण मिला है? गेंडों को संरक्षित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपी टेट एग्जाम के लिए। एक सींग वाले गेंडे को कहाँ संरक्षित किया गया? तो आपको याद रखना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये परियोजना कब भारत में लागू हुई थी? तो 1987 के दौर में लागू हुई थी। ठीक, तो बहुत ही आप जानते हो गेंडों का शिकार भी अवैध तरीके से बहुत किया जाता है इनकी खाल के लिए और इनके सींग के लिए, क्योंकि सींग और सींग से क्या बनते हैं? दवाइयाँ बनती हैं और साथ ही खाल से बहुत सारी उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगली परियोजना, आपका कस्तूरी मृग परियोजना। अब देखो कस्तूरी मृग के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? आपको याद रखना है कस्तूरी मृग परियोजना की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कस्तूरी मृग परियोजना की अगर बात की जाए तो ये केदारनाथ बद्रीनाथ में आपको जो हिरण मिलेगा, केदारनाथ बद्रीनाथ वाले क्षेत्र में, आप जानते हैं पर्वतीय इलाका है ये हमारे क्या है? ये हमारे धार्मिक स्थल हैं बद्रीनाथ केदारनाथ। और इस वाले पर्वतीय इलाकों पर आपको एक बहुत ही अच्छी जात मिलेगी हिरण की, जिसे बोलते हैं कस्तूरी मृग। और आप जानते हो कस्तूरी मृग में कस्तूरी जो होती है बहुत ही सुगंधित, कह सकते हैं सुगंधित कस्तूरी होती है, जो विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक सामान में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत महंगी कस्तूरी होती है जो मृग के नाभ में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वाले जो मृग हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं? केदारनाथ और बद्रीनाथ के क्षेत्र में। एक बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। लाल पांडा परियोजना, याद रखनी है लाल पांडा परियोजना कब आई? पांडा परियोजना
अगर लाल पांडा परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये किस क्षेत्र में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है आपका हिमाचल और सिक्किम आपका आ जाएगा यहाँ पर। सिक्किम जो क्षेत्र आप जानते हो, सिक्किम ऊंचा इलाका है, कभी ये 1975 में एक देश था लेकिन भारत में मिल गया। और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्यों को टच करती योजना है। कौन कौन सी, आपको याद रखना है कि जो लाल पांडा परियोजना है इसकी शुरुआत 1996 में की गई, और किन राज्यों में ये योजना लागू की गई, तो याद रखना हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में। लाल पांडा, रेड पांडा जिसे बोलते हैं, ये रेड पांडा एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है, तो ये पर्वतीय इलाकों पर पाया जाता है, लेकिन ये चीन के तिब्बत में भी है। चीन के तिब्बत में भी लाल पांडा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इनकी संख्या कैसी हो रही, धीरे धीरे कैसी हो रही, ये संकटग्रस्त है। कैसे है ये लाल पांडा, कैसा है, संकटग्रस्त जीव है। इसकी संख्या में तेजी से क्या कमी आई है, किसमें, लाल पांडा, जो कहाँ देखने को मिलता है, ये मोस्टली तिब्बत के एरिया में, और भारत के किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपको याद रखना हिमाचल और सिक्किम और अरुणाचल के क्षेत्र में ये आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं हम लोग नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये याद रखना है आपको। ये जो नेशनल पार्क है हमारा, ये कहाँ पर है, तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हमारा उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। अब ये किसके लिए जाना जाता है, ये व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। याद रखना, सफेद बाघ के लिए जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर संरक्षित किसको किया गया है, तो व्हाइट टाइगर को संरक्षित किया गया है, सफेद बाघ को। सफेद बाघ को किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है, तो हमें याद रखना है सफेद बाघ को संरक्षित किया गया है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में। यहाँ से एक खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आप बात करें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कछुआ झील के नाम से, देखो कछुआ झील कौन सी है भारत में, आपको याद रखना है कछुआ झील। कछुआ झील की अगर बात करें तो कछुआ झील किस झील को कहा जाता है, हैजोंग झील। याद रखना कौन सी झील है, हैजोंग झील। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजोंग झील किसके लिए जानी जाती है, ये कछुओं के लिए जानी जाती है। यहाँ पर लगभग 400 से 500 कछुए संरक्षित हैं। कितने, 400 से 500 कछुए संरक्षित हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या संरक्षित है, तो कछुओं को किस झील में संरक्षित किया गया, ये याद रखना है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड का है। बन्नेरघट्टा ये राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और इसमें किसको मुख्य रूप से संरक्षित किया गया, बन्नेरघट्टा जो जाना जाता है तितलियों का पार्क कहा जाता है इसे, तितली पार्क के नाम से ये प्रसिद्ध है। तितली पार्क यानी तितलियों के लिए मोस्टली ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जाना जाता है तितली पार्क के रूप में, या तितलियों के लिए नेशनल पार्क कौन सा भारत में है, तो आपको याद रखना है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, तो ये हमारा कर्नाटक में है, और खासकर हमारी जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, ठीक, उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए राष्ट्रीय उद्यानों से कुछ क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान
केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये हमारा राजस्थान में है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पक्षियों का स्वर्ग केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइबेरिया से पक्षी आते हैं यहाँ पर प्रवसन करके। साइबेरिया आप जानते हो जगह कहाँ पड़ती है, ये रूस में जगह पड़ती है, बहुत ही ठंडा इलाका है साइबेरिया रूस का। साइबेरिया से पक्षी आते हैं भारत में। कहाँ आते हैं, पक्षी भारत आते हैं माइग्रेशन करके। पक्षी प्रवसन करके आते हैं। माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवसन, जब कोई जीव एक देश से दूसरे देश को जाता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, माइग्रेशन। क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। और यहाँ आकर कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं। तो बहुत सारे पक्षी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान में, विदेशी पक्षी आपके कहाँ आते हैं, तो आपको याद रखना है इस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की। आपको उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना चाहिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा नेशनल पार्क है ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है यूपी में। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा यूपी में है। एक और याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, दुधवा राष्ट्रीय के अलावा आपसे पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। एमपी से कई सारी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा कहाँ है, एमपी में है। ठीक, ये भी याद रखना है एमपी में है। एक और याद रखना है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान हमारा। जीवाश्म नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, तो याद रखना है ये हमारा एमपी में है, नेशनल पार्क। तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा एमपी में है। अगर बात करें तो जो पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान से एक और पूछा जाता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे एक और पूछा जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है, आपको याद रखने हैं ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे दोनों कहाँ हैं, तो सरिस्का और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारे राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आपके ये क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे एक और याद रख लीजिए राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान से कई बार पूछा गया प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारा राजस्थान में है। बहुत याद रखना अच्छे से। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये प्रश्न बनता है आपके लिए। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हमारे किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारे एमपी में है। और अगर बात करें, अगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है कहाँ, तो पंजाब में। पंजाब ऐसा हमारा राज्य है जहाँ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नो नेशनल पार्क।
यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये याद रखना है आपको। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अगर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो अपना एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे बड़ा क्या है पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो ये हमारा कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम अली ये एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको याद रखना है, ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखना डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। आइए समझते हैं, यहाँ पर वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न लगे या तो पढ़ लेते हैं हम लोग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरमैन ऑफ इंडिया तो इसे कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। टाइगर मैन आपको हमने बताया था, कल के पिछले लेक्चर में बताया था, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला क्या है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, ये याद रखना। आपसे अगर प्रश्न एक बनता है, यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, चिपको आंदोलन, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत किसने की थी या प्रारंभ किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। और चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अब याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पूछा जाए चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन, इसमें जो भारतीय लोग थे उन्होंने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने के लिए प्रयास किया था, जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई थी। तो वहाँ से हमारा जो चिपको मूवमेंट चला है, तो ये कई सारे लोगों ने इसको आगे रफ्तार दी। जैसे गौरा देवी की अगर नाम आता है, गौरा देवी हमारी कहाँ से, किस गांव से रिलेटेड थी गौरा देवी? इन्होंने भी चिपको आंदोलन मूवमेंट को बढ़ाया था। ये रैणी गांव से थी। कहाँ से थी? रैणी गांव। कभी कभी गांव पूछ लेते हैं इसका, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? तो ये हमारे चिपको आंदोलन को चलाने वाले, प्रारंभ करने वाले हैं
और चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका देखते हैं कौन कौन लोग आंसर दे लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं। एक हमारे यहाँ मैत्री आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन को जरूर आप याद रखना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसको शुरू किसने किया था? तो डॉक्टर कल्याण रावत ने। किसने? डॉक्टर कल्याण रावत। कल्याण रावत ने किसकी शुरुआत की थी? तो हमें ये याद रखना है, ये मैत्री आंदोलन इन्होंने चलाया था। कौन सा आंदोलन? तो आपको याद रखना है किसने चलाया था मैत्री आंदोलन। तो ये याद रखना 1994 में इसकी शुरुआत हुई, डॉक्टर कल्याण रावत ने इसकी शुरुआत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था आपको बता देते हैं। यहाँ पे चिपको आंदोलन की अगर प्रणेता की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट, नाम याद रखना, क्योंकि आप लोग तो बताओगे लेकिन हम तुम्हें बता के चलते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट, क्या नाम है? चंडी प्रसाद भट्ट। ये नाम याद रखना, चंडी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन के क्या कहे जाते हैं? प्रणेता कहे जाते हैं, ये याद रखना। ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद होना चाहिए। वो जो आंदोलन था उसको बोलते हैं एपिको आंदोलन। क्या बोलते हैं? एपिको आंदोलन। एपिको मूवमेंट आंदोलन को क्या बोलते हैं? मूवमेंट। तो देखो, जो मूवमेंट यानी जो था एपिको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट या एपिको आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से। कब से थी? 1983 से। एपिको आंदोलन। तो एपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंदोलन 1983 में संपन्न हुआ था, और मतलब शुरू हुआ था। और ये दक्षिण भारत, ये शुरुआत कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत आप जानते हो, जहाँ तमिलनाडु, ये क्या है? दक्षिण भारत का क्षेत्र है, कन्नड़ वगैरह बोली जाती है। तो यहाँ पर जो शुरुआत की थी, किसने की थी? हेगड़े ने। इनका पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन आप याद रखिए हेगड़े, लास्ट में इनका नाम क्या है? हेगड़े। हेगड़े। तो एप्को आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेगड़े ने की थी। और ये कब शुरू हुआ था? 1983 में। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। अगर बात करें मैत्री आंदोलन, एप्को आंदोलन आपका हो गया जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो जंगल बचाओ आंदोलन कब आया था? ये इंपॉर्टेंट है, 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में, याद रखना है। शांत घाटी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी आंदोलन कब शुरू हुआ? शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरू हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। शांत घाटी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1973 में हुआ था। और साइलेंट वैली मूवमेंट जिसे बोलते हैं। और बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। ये केरल में। कहाँ शुरू हुआ था? तो केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य से। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन,
नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ? ये याद रखना 1989 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1989 में चला था। इसमें इस आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये बात कई बार बाबा आमटे इसमें नाम आता है, बाबा आमटे, आमटे, ठीक। और इसी में अनिल पटेल का नाम आता है, अनिल पटेल। इसी में नाम आता है मेधा पाटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मेधा पाटेकर, सॉरी, मेधा पाटेकर। आपसे पूछा जाए, अगर क्या पूछा जाए, ये पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में शुरू हुआ था, इसको शुरू किसने किया था? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है मेधा पाटकर का। बाबा आमटे भी इससे जुड़े थे, तो बाबा आमटे भी इस आंदोलन से प्रेरित थे और इस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन के रूप में हो सकता है 2 नाम दे दे, 3 नाम दे दे, या कह दे सभी, तो फिर आपको सभी लगाना। यहाँ पर एक और बढ़िया नाम आता है अरुंधरती राय का, अरुंधरती राय। ये यार नाम याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उसमें रहती है चर्चा में। अरुंधरती राय की अगर बात करें तो तुम्हें पता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी बुक है, बहुत चर्चित बुक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। तो ये जो बुक किसने लिखी है? तो ये याद रखना, ये लिखी है आपके अरुंधरती राय ने। इनका भी संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अनिल पटेल, अरुंधरती राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। सांत घाटी 1973 में आंदोलन हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में था, और यहाँ पे हमने इपको आंदोलन पढ़ा। तो हेगड़े सर इसमें क्या थे? इसको चलाने वाले थे, इपको आंदोलन को। हमने मैत्री आंदोलन की बात की, तो डॉक्टर कल्याण रावत क्या थे? इन्होंने इसको चलाया था, ये याद रखना है। और साथ ही हमने बात की किस आंदोलन की? चिपको आंदोलन की। गौरा देवी रेडी गांव से संबंध है, इन्होंने इस आंदोलन को हवा दी थी। साथ ही सबसे ज्यादा काम किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को चलाया था, चिपको आंदोलन को। और उसके प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को। अब यहाँ पे एक और आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद रखना है, वो आंदोलन कौन था? बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। ये 15वीं सदी में चला था। कब चला था? 15वीं सदी में, याद रखना। और इस आंदोलन को किसने चलाया था? ये क्वेश्चन पूछा था अमृता देवी ने, अमृता देवी ने। इस आंदोलन को चलाने वाली कौन थी? अमृता देवी। और ये आंदोलन जो चला था, ये राजस्थान के खिजड़ी गांव से, कहाँ से चला था? राजस्थान के कौन से गांव? आपको याद रखना है खिजड़ी गांव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ये खिजड़ी गांव से चला था, इसमें 363 लोगों की जान गई थी। समझ लीजिए इस आंदोलन जो जो आपका चिपको आंदोलन था, उसी तरह से आंदोलन जंगल को काटने का विरोध था। राजा अजीत सिंह, जो उस समय उनकी मतलब कह सकते हैं उस समय राजा रहे होंगे राजस्थान में, तो अजीत सिंह ने क्या कहा कि इस जंगल को काट दीजिए। तो उनके सभी सिपाहियों ने जंगल को काटने का प्रयास किया, तो महिलाओं ने चिपक कर तो उनको भी काट दिया गया। उस गांव के सभी लोग 363 लोग मारे गए, जिसमें शायद अमृता देवी की 3 बेटियां भी शामिल थीं, उनको भी मार दिया गया था। तो अमृता देवी के नाम पर क्या दिया जाता है? अब पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो बिश्नोई आंदोलन जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? अमृता देवी ने। और आपने देखा होगा काले हिरण के मारने में अभी सलमान खान मतलब फंसे थे, और वो भी मतलब ये बिश्नोई समाज ने उन पर रिपोर्ट दर्ज की थी। तो ये भी बात है। तो बिश्नोई समाज के लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो जीव जंतुओं और जंगलों को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, और समय समय पर उनसे रिलेटेड कई सारी बातें हमारे समाज में आती रहती हैं। तो यहाँ पे हमने बिश्नोई आंदोलन की बात की, मैत्री आंदोलन की बात की, इपको आंदोलन की बात की,
और हमने जंगल बचाओ आंदोलन की बात की, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की। तो बहुत सारे जो चिपको आंदोलन था हमारा, इनके प्रणेता, इनको चलाने वाले कौन थे, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन टर्न जरूर करता है। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन हमारे टर्न करते हैं। तो यहाँ तक आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।